तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। ये है iQOO Neo 7 Pro और ये आता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ अंडर 35,000। और इस वीडियो में इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरा के क्या हाल है इसके, और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं OnePlus 11R और Nothing Phone 2, क्या उनसे ये एक बेटर चॉइस है। और ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी एक बाइंग डिसीजन लेने में। ये मेरे पास इसका बेस वर्जन है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ डार्क स्टॉर्म कलर में। केस भी बॉक्स में ही मिल जाता है आपको सॉफ्ट सिलिकॉन वाला। उसके अलावा एक मैनुअल है, 120 वॉट का फास्ट चार्जर और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और एक सिम इजेक्टर टूल आपको इसमें मिल जाता है। टॉप पे IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, राइट में वॉल्यूम अप डाउन और पावर ऑन ऑफ बटन है, बॉटम में स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये सिम कार्ड स्लॉट आपको मिलता है। और ये एक डुअल सिम कार्ड स्लॉट है, मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर सकते आप। बैक में यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर ग्लास मिलता है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल नहीं आते इसके ऊपर। पर iQOO ने क्लियर नहीं किया यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों में ही कि कौन सी ग्लास प्रोटेक्शन यूज की है इन्होंने। उसके अलावा इसका जो ओवरऑल लुक है वो मेरे को काफी अच्छा लगा। डार्क स्टॉर्म कलर जो है डुअल टोन कलर यहाँ पे क्रिएट करता है, जब लाइट पड़ती है ब्लूइश इफेक्ट यहाँ पे आता है जो कि काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पे इनका एक और कलर आता है फियरलेस फ्लेम, जो कि ऑरेंज कलर है लेदर फिनिश के साथ। ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लगता है डार्क स्टॉर्म ग्लास बैक के साथ। फ्रेम इसमें प्लास्टिक का मिलता है आपको और इन हैंड फील इसकी काफी कंफर्टेबल लगी मेरे को। जो इसकी दोनों एजेस हैं काफी पतली पतली हैं एक तो, और एक कर्व डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी वजह से काफी कंफर्टेबल फील होता है ये हाथ में। हालांकि इसका वेट 200 ग्राम्स है पर इतना हैवी फील नहीं होता। पर यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, इससे स्लिपरी फोन मैंने भाई आज तक नहीं चलाया। डर सा लगा रहता है कि कहीं हाथ से ना गिर जाए, तो इसको आपको केस के साथ यूज करना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ IP52 की रेटिंग मिलती है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी बेटर रेटिंग दी जा सकती थी। फिंगरप्रिंट इसका काफी सही काम करता है, काफी फास्ट है, पर इसकी पोजीशन थोड़ी मुझे खराब लगी। काफी नीचे, हल्का सा ऊपर होता तो बेटर होता। उसके अलावा अगर आप फेस अनलॉक इसका यूज करोगे वो भी काफी फास्ट, काफी सही काम करता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। थैंक्स टू UPDF फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। UPDF एक ऑल इन वन PDF एडिटर है जहां पर आपको फीचर्स जैसे कि आप PDFs को व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो, या फिर साइन वगैरह जैसे फीचर्स आपको इसी के अंदर मिल जाते हैं। UPDF सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, यानी कि macOS, iOS, iPadOS, विंडोज या फिर एंड्रॉइड, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इनका बेस्ट फीचर पता है मुझे क्या लगा? एनोटेशन के लिए काफी बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि टेक्स्ट कॉल आउट का जो फीचर है ये मुझे काफी पसंद आया। उसके अलावा आप टेक्स्ट को हाईलाइट, अंडरलाइन वगैरह तो सब कुछ कर ही सकते हो। बाकी कई बार हमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप अपना साइन इजीली क्रिएट भी कर सकते हो और उस साइन को इजीली यहाँ पे रिसाइज करके कहीं पे लगा भी सकते हो। इनफैक्ट स्टैम्प्स वगैरह के भी काफी ऑप्शंस दे रखे हैं। टेक्स्ट एडिट करना है वो भी आप इसमें कर सकते हो, नई इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर रोटेट, रिप्लेस, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो इमेजेस के साथ भी। पेजेस कई बार आपके इधर उधर हो जाते हैं तो उनको आप इजीली यहीं से रीऑर्डर भी कर सकते हो, या फिर नए पेजेस को ऐड कर सकते हो, या पुराने पेजेस को डिलीट भी कर सकते हो। तो ओवरऑल एक काफी बढ़िया पावरफुल PDF एडिटर है ये। कई बार आप चाहते हो कि आपकी PDF को कोई और एक्सेस ना करे बिना आपकी परमिशन के, तो यहीं से आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक्सक्लूसिव लिंक मिल जाएगा, और UPDF Pro अगर आप लेना चाहते हो तो 70% तक का ऑफ भी आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट आप जरूर कर सकते हो। डिस्प्ले पर आते हैं तो यहाँ पे आपको 6.78 इंचेस की FHD+ 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और ये एक 10 बिट वाली डिस्प्ले है HDR10+ के साथ। यहाँ पे आपको इसमें टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज का मिल जाता है, जो कि 1200 हर्ट्ज तक जा सकता है जब आप गेम्स खेलोगे लाइक COD और BGMI। 1300 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है जब आप HDR कंटेंट देखोगे तब, और आउटडोर में भी मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं लगी। काफी ब्राइट डिस्प्ले है इसकी। 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है तो एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और इसको पूरे UI में अच्छे से इंटीग्रेट भी किया गया है। यहाँ पे आपको बस सेटिंग्स में जाके इसको परमानेंटली 120 हर्ट्ज पे सिलेक्ट कर देना है, और जिन ऐप्स को आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसको इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे गैलरी भी 120 हर्ट्ज पे चल रही है, यूट्यूब भी आपको 120 हर्ट्ज पे मिलेगा, इंस्टाग्राम भी 120 हर्ट्ज पे चल रहा है, तो ये ओवरऑल एक काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको दे देगा। कलर्स भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे इसके, और HDR कंटेंट आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब दोनों पर ही देख पाओगे, और डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं है मुझे। स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, और एक काम करते हैं आप खुद ही सुनिए इसका साउंड सैंपल। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं तो दोनों ही स्पीकर से मुझे बैलेंस आउटपुट लगा, पर यहाँ पे लाउडनेस भी मुझे कम लगी और वोकल्स भी उतने क्लियर नहीं है इसके। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्पीकर्स के मामले में कॉस्ट कटिंग दिखती है। बट अगर आप म्यूजिक वगैरह ज्यादा सुनते हो तो यहाँ पे आपको 2 सेटिंग्स बताता हूँ, वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे साउंड में जाके, साउंड क्वालिटी में जाके
ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, इसको आप ऑन कर सकते हो और इसी के नीचे सुपर ऑडियो में जाके बाय डिफॉल्ट AI पे रहेगा, इसको आप आई म्यूजिक पे चेंज कर दोगे तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, थोड़ा सा। अब आ जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर और UI पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा iQOO का फर्स्ट डिवाइस है और मैं लॉन्ग टर्म सैमसंग और एप्पल यूजर ही रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको जज भी करूंगा, पर आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है, मैं कहीं से कहीं तक बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छा लगा मेरे को, एक नया एक्सपीरियंस है। पर यहाँ पे थोड़े से ब्लोटवेयर आपको मिल जाते हैं, जैसे स्नैपचैट वगैरह, इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो और थोड़ी सी इनकी ऐप्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स आने लग गया है इसके अंदर, इसको भी बड़े आराम से आप डिसेबल कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली वन UI और भी ज़्यादा बेटर है, सिंपल है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। पर यहाँ पे अगर आप स्विच कर रहे हो उनसे तो कोई आपको दिक्कत एज सच नहीं आएगी। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के भी फीचर आपको इसके मिल जाएंगे, पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गूगल डायलर ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप्स में जाके ऑल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट्स, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप इसकी जो नेटिव ऐप्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट यूज़ कर पाओगे, आराम से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं आया मेरे को इसके अंदर। डुअल बैंड वाईफाई 6 मिल जाता है आपको, ब्लूटूथ 5.3 है और 12 5G के बैंड्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ आने वाला चीपेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मैंने कुछ बेंचमार्क्स और टेस्ट इसके ऊपर रन किए। अंतुतु स्कोर इसका 12,60,000 के ऊपर आता है। CPU थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हमने इसके ऊपर किया, उसका भी ग्राफ काफी सही आता है, 85% तक इसने थ्रॉटल किया। और यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमम थ्रेड्स 100 थ्रेड्स पर किया था। बाकी रीड राइट स्पीड्स भी आपको सही मिल जाती हैं। इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है और टेस्ट के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। थर्मल कंट्रोल्स की यहाँ पर तारीफ करनी बनती है। टेस्टिंग को छोड़ के अगर मैं पिछले 10 दिन में जितना यूज़ किया उसकी बात करूँ तो हीट होता हुआ नहीं दिखा मुझे ये। और टेस्टिंग के दौरान भी सिर्फ वार्म ही बोलूँगा मैं इसको, 39-40 डिग्रीज तक ही मैक्सिमम इसके टेम्परेचर्स गए। अब गेमिंग की बात करें तो पहले कॉल ऑफ ड्यूटी, इसमें आप लो पर अल्ट्रा यानी 90 FPS में गेम खेल सकते हो। बाकी मीडियम, हाई, वेरी हाई, इन पर आपको मैक्स सेटिंग्स तक मिल जाएंगी। बाकी बहुत सारे फीचर्स जैसे कि मोशन कंट्रोल, 4D वाइब्रेशन, मॉन्स्टर मोड, ये सब भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मोशन कंट्रोल्स में यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आप बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी बटन पे लगा सकते हो और उसको एज अ मोशन कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड और जंप को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस आपको, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। BGMI में स्मूथ में एक्सट्रीम और SDR में भी एक्सट्रीम सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं भाई, 8+ Gen 1 है ना। पर यहाँ पे 90 FPS का अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नेटिवली, पर उम्मीद है नेक्स्ट अपडेट के साथ ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है फ्रेम रेट इंटरपोलेशन का, जिसको आप अल्ट्रा गेम मोड सेटिंग्स में जाके यहीं से इनेबल कर सकते हो। और ये दोनों ही BGMI और COD में अवेलेबल है और यहाँ पे 120 FPS को सपोर्ट भी करता है। तो इसको इनेबल करके आप हाई FPS के मजे ले सकते हो इसके अंदर। और पिछले 10 दिन में मैंने काफ़ी गेमिंग करी इसके ऊपर और मुझे कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप इसके ऊपर नहीं देखने को मिला। काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आपको मिल जाता है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके साथ। और जैसा कि मैंने बताया, थर्मल्स पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है, तो हीटिंग भी मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली इसके अंदर। काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है आपको 8+ Gen 1 के साथ। और इसके जो ये फीचर्स हैं ना, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन, ये सब पॉसिबल हैं इसकी जो इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप इसके अंदर दी हुई है। और 8+ Gen 1 के साथ जो एक कॉम्बिनेशन है, इसी की वजह से अंतुतु स्कोर्स भी इतने हाई आ रहे हैं और वो चीज़ गेमिंग में भी डेफिनेटली दिखती है। अब ये तो बात हो गई इसकी परफॉर्मेंस की। अब आते हैं इसके कैमरास पर। तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। रियर कैमरा के कुछ सैंपल्स ये आपके सामने हैं। फोकस शिफ्टिंग भी बढ़िया कर लेता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स पास पास रखे हैं। मेन कैमरा से फोटोज में डिटेल्स अच्छी आती हैं। कलर साइंस भी मुझे पसंद आई इसकी, बट एक हल्का सा वार्मथ और थोड़ा सा सैचुरेशन ये ऐड करता है फोटोज में। इस वाली फोटो की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पर पीछे सन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है इसने। जो डायनेमिक रेंज है बढ़िया आई है। फ्रंट ऑब्जेक्ट और बैक में सेपरेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डिटेल्स भी आप देखोगे जूम करके तो वो भी यहाँ पे अच्छी कैप्चर करी है इसने। स्किन टोन्स में हल्का सा वाइट टोन ये ऐड करता है और वाइड और अल्ट्रा वाइड में कलर शिफ्ट हल्का सा आपको मिलेगा देखने को। पोर्ट्रेट्स यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 2x पर लेता है और पोर्ट्रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद सेल्फीज बढ़िया लगी मुझे। डायनेमिक रेंज, स्काई का कलर सब सही लगा। नाइट कंडीशंस में भी लाइट्स को, शेडोज को सही से बैलेंस करता है। ओवर प्रोसेस नहीं लगी मुझे इमेजेस। जैसे इस इमेज में ये ग्लोइंग लोगो ये काफ़ी सही कैप्चर किया है इसने। इन इमेजेस में रोड पर अगर आप फोकस करोगे तो अल्ट्रा वाइड में कम डिटेल्स आपको मिलेंगी क्योंकि सिर्फ 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। इसके रियर कैमरा से आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं और इससे आपको इसकी क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। इसके फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरह की क्वालिटी मिल जाएगी आपको। मैक्सिमम 1080p 30 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑडियो भी इसी से रिकॉर्ड हो रही है तो उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा यहाँ पे।
और जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं अभी 8+ Gen 1 के साथ, चाहे OnePlus 11R की बात कर लो, नथिंग फोन 2 की बात कर लो, सभी में फ्रंट कैमरा में आपको 1080p 30 FPS के ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता, प्रोसेसर तो तगड़ा है पर फिर भी नहीं दे रहे। उसके बाद जो दूसरी मेरे को चीज़ लगी, इसके जो रियर कैमरा से आप वीडियो लोगे उसमें स्मूथनिंग इफेक्ट यहाँ पे ऐड करता है, तो वीडियो के मामले में डेफिनेटली इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा फोटोज़ यहाँ पे बढ़िया लगी मेरे को, सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ हैं, फोटोज़ में आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, अच्छी फोटोज़ ये ले लेगा। अब बैटरी का क्या हाल है, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को इसके ऊपर मिल रहा है, वो भी 120 हर्ट्ज पे मैंने इसको परमानेंटली सेट किया हुआ है और गेमिंग भी भाई मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा की है, उसके हिसाब से अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है। एक दिन बड़े आराम से चलने वाला ये फ़ोन है, उससे ज़्यादा भी। चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको 120 वाट का चार्जर दे रखा है इन्होंने, और फास्ट चार्जिंग अगर आप इनेबल रखते हो तो जैसा कि क्लेम किया गया 25 मिनट उसमें फुल चार्ज हो जाता है, मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है। डिसेबल रखोगे तो 30 से 35 मिनट के अंदर फिर भी ये चार्ज हो जाएगा। अब किन के लिए है ये फ़ोन, वैसे तो ये फ़ोन गेमर्स को टारगेट करता है, पर कैमराज भी इसके भाई कम नहीं है फ़ोटोज़ के मामले में, खासकर 32,000 रुपये में 8+ Gen 1 के साथ आ रहा है ये। और अगर मैं बात करूं, अगर आप ढूंढ रहे हो एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन जहां पे आपको फोटोज़ वगैरह काफ़ी लेनी है, तो काफ़ी अच्छी चॉइस है ये। इसके अलावा अगर हम इसके कंपटीटर्स की बात करें तो डेफिनेटली OnePlus 11R में इससे बेटर डिस्प्ले मिल जाती है, आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, तो अगर कर्व डिस्प्ले चाहिए तो उसके साथ आप जा सकते हो। नथिंग फोन 2 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, इससे बेटर IP रेटिंग, वो सारे फीचर्स इसके अंदर मिसिंग है, वो मिल जाते हैं, पर डेफिनेटली वो फ़ोन ओवर प्राइस्ड है। इफेक्टिव प्राइस चार्जर वगैरह के साथ अगर मैं देखूं तो उसका 50,000 तक चला जाता है, जो उसका बेस मॉडल है उसका। यहाँ पे इस फोन के साथ आपको बॉक्स में चार्जर भी मिल जाता है, केस भी मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ खर्च नहीं करना। इसके लिए ब्रांड को डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इनके आपस में कैमरा कंपैरिजन जरूर देखना आप, जितना मैंने देखा फोटोज के मामले में किसी से पीछे नहीं है, तो 32,000 रुपये में एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ोन ये मेरे को लगा। अब अगर आप इसके कैमरा वगैरह के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ लेना, अपना जो ये लॉन्ग टर्म रिव्यू में लाने की कोशिश करूंगा इसका, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ों को भी कवर कर दूंगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर टेक गाय साइनिंग ऑफ।